आज का हमारा ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के स्टूडेंट है। और आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जूलॉजी फर्स्ट पेपर जिसका टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, इस पेपर से जुड़ा हुआ जो फर्स्ट यूनिट है जो कि है प्रोटोजोआ टू सिलेंट्रेटा, तो इस यूनिट से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनके जो आंसर होंगे वे सभी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और आपको बता दें कि वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम रिटन होने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहले जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें कि जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कप्पा पार्टिकल, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में भी बताऊंगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दोनों में पूछा जाता है। और आपको बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, पूरा डिटेल में है, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन उसी से तैयार कर सकते हैं और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शॉर्ट में आपको अच्छे से इसका आंसर समझा सकूँ। तो एक वैज्ञानिक थे TH सोनबर्न। इन्होंने देखा कि पैरामीशियम के दो जेनरा जो है उनमें जब कंजुगेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है तो दो पैरामीशियम में से कभी कभी एक जो पैरामीशियम होता है और दूसरा जीवित रहता है। तो इस तरह से इसमें दो वेरिएंट होते हैं, एक तो होता है किलर और दूसरा होता है सेंसिटिव। तो जो स्पीसीज सर्वाइव करता है यानी कि जो सेंसिटिव होता है उसके पास एक स्पेशल तरह का सेल्फ रिप्लिकेटिंग DNA पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, और ये जो DNA है ये कहलाता है कप्पा पार्टिकल। और इसी कप्पा पार्टिकल के थ्रू एक किलिंग सबस्टेंस प्रोड्यूस होता है जिसे कहते हैं हम पैरामीशिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो तरह के पैरामीशियम देखने को मिलेंगे। ए वाला जो फिगर है ये एक किलर स्टेनिंग पैरामीशियम है जिसमें कि कप्पा पार्टिकल है, और दूसरा जो है सेंसिटिव पैरामीशियम है जिसमें कि कोई कप्पा पार्टिकल नहीं है। तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वो हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है ऑस्मो रेगुलेशन या फिर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिसको हिंदी में बोलते हैं परासरण नियमन अथवा संकुचनशील रिक्तिका। तो आप सभी ने अगर प्रोटोजोआ पढ़ा है तो प्रोटोजोआ में आपने देखा होगा कि चाहे वो अमीबा हो या फिर पैरामीशियम हो, उनमें एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है जो कि एक सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि अमीबा या फिर पैरामीशियम के अंदर अगर पानी जाता है तो उस पानी को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि उस पानी की वजह से अमीबा या पैरामीशियम का जो शरीर है वो फट न जाए। ठीक है, तो जो एक्सिस ऑफ वाटर अमीबा या पैरामीशियम के शरीर के अंदर जाता है, कोशिका के अंदर जाता है, उसे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से पैरामीशियम या फिर युगलिना में आपको कंट्रैक्टाइल वैक्यूल द्वारा ऑस्मो रेगुलेशन देखने को मिलता है जिससे कि उनके कोशिका में पानी का नियंत्रण किया जाता है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर जो कि है व्हाट इज़ स्टिग्मा और आई स्पॉट, यानी कि आई स्पॉट जिसे हिंदी में बोलते हैं नेत्र बिंदु क्या है, और आई स्पॉट को स्टिग्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बता दें कि युगलिना में आपको एक ऑरेंज रेड कलर का एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको जो रिजर्वायर है फ्लैजेलर बॉडी का वहीं पर देखने को मिलता है, और ये माना जाता है कि ये एक प्रकार का फोटो रिसेप्टर है जो कि युगलिना में गमन के लिए सहायक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए कोइनोसाइट सेल, या फिर यही क्वेश्चन पूछ सकता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोइनोसाइट। तो यहाँ पर आपको कोइनोसाइट कोशिका के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो कोइनोसाइट वर्ड है ये एक यूनानी शब्द कोइन से मिलकर बना होता है जिसका अर्थ होता है कीप। तो यह कीप कोशिकाएं अंडाकार आकार की होती हैं और इनके ऊपर एक कोमल कॉलर होता है, और यदि आप इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इसमें आपको 20 से लेकर 30 समानांतर सूक्ष्म कोशिकाएं दिखेंगी, जैसा कि आप राइट साइड फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा ये कॉलर है। तो ये जो कीप कोशिकाएं हैं
आपको बता दें कि जो स्पॉन्ज होते हैं उनके बॉडी वॉल में पाए जाते हैं और इनका काम होता है कि इनमें पाए जाने वाले जो कॉलर हैं जिसमें कि एक फ्लैजला पाई जाती है, ये जब वाटर इंटर करता है इनके बॉडी में तो उसके स्पीड को इंक्रीज़ कर देती है, यानी कि वाटर करंट के स्पीड को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा इनका दूसरा रोल है रिप्रोडक्शन में, जिसमें कि ये स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। तो आप अगर देखेंगे इनके बॉडी में तो आपको एक राउंडेड सिंगल न्यूक्लियाई दिखाई देगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको एक या दो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, ये सभी संरचनाएं भी देखने को मिलेंगी। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर कह सकते हैं कि आपके जूलॉजी फर्स्ट पेपर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है और सभी वीडियो का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे रखा है। आप चाहे तो उस लिंक पर क्लिक करके इन सभी टॉपिक को या फिर फर्स्ट पेपर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनके वीडियो आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गिव ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा ऑफ ओबेलिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो ओबेलिया एक स्पीसीज़ है उसमें पॉलिप और मेडुसा पाई जाती है, तो उनमें क्या डिफरेंस है। और आपको बता दें कि आंसर में मैंने वही डिफरेंसेस इंक्लूड किया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, चूँकि आपको आंसर केवल शॉर्ट में देना है इसलिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर लिया हुआ है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो ओबेलिया स्पीसीज़ है इसमें दो रूप पाए जाते हैं, एक पाया जाता है पॉलिप और दूसरा पाया जाता है मेडुसा, जिनके फिगर आप लेफ़्ट साइड देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड ये है पॉलिप और ये है मेडुसा। तो अगर आप पॉलिप की बात करें तो पॉलिप जो होता है ये फिक्स्ड फॉर्म होता है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर होता है एक जगह सबस्ट्रेटम से चिपका होता है। जबकि अगर हम मेडुसा की बात करें तो मेडुसा जो होती है ये फ्री लिविंग होता है, ये एक स्विमिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये तैरता रहता है पानी में। अगर वहीं हम बात करें स्ट्रक्चर की तो जो पॉलिप है एक प्रकार का सिलेंड्रिकल लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, जबकि मेडुसा की बात करें तो ये आपको एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देगा। इसके अलावा देखें तो पॉलिप में आपको सेंस ऑर्गन्स दिखाई नहीं देंगे, जबकि मेडुसा में सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें पॉलिप की तो पॉलिप में गोनेड्स नहीं पाए जाते, जिस वजह से इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है। जबकि अगर वहीं हम बात करें मेडुसा की तो मेडुसा में गोनेड्स पाए जाते हैं, जिससे कि स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म और ओवा के फॉर्मेशन की वजह से ही आपको मेडुसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब जो पॉलिप है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, जबकि मेडुसा जो है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय मेटाजेनेसिस, एक्सप्लेन इट विथ रेफरेंस टू द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। तो मेटाजेनेसिस से आप क्या समझते हैं, मेटाजेनेसिस होता क्या है और ओबेलिया के लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग आपको मेटाजेनेसिस को समझाना है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि पीढ़ी एकांतरण। और यदि आप पीढ़ी एकांतरण नहीं जानते हैं तो मैं आपको समझा दूं कि जब किसी एनिमल या पौधे के लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड स्टेज एक के बाद एक आता है तो उसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस। तो जब डिप्लॉयड स्टेज होता है तो उस कंडीशन में अलैंगिक जनन होता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब हैप्लॉयड स्टेज होता है तो उस कंडीशन में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें ओबेलिया की तो ओबेलिया में आपको अगर देखेंगे तो पॉलिप जो है ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला स्टेज है, जबकि जो मेडुसा है वह एक प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला स्टेज है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑटोगैमी, यानी कि ऑटोगैमी क्या है। तो आपको बता दें कि ऑटोगैमी एक प्रकार का न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट है जो कि आपको पैरामीशियम की एक जाति पैरामीशियम आरिलिया में देखने को मिलता है। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो कंजुगेशन के ही समान होता है, परंतु यह आपको एक सिंगल स्पीसीज़ के अंदर ही यानी कि एक जंतु के अंदर ही देखने को मिलेगा, जिसमें कि एक ही जंतु के दोनों केंद्रक आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, जिससे कि फॉर्मेशन होता है सिनकैरियन का। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ हेट्रोकैरियोटिक, यानी कि विषम केंद्रक
क्या होता है। तो अगर आपने पैरामीशियम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पैरामीशियम में आपको दो तरह के केंद्रक देखने को मिल जाते हैं। एक केंद्रक बड़ा होता है और दूसरा केंद्रक छोटा होता है। तो हेट्रो का मतलब ही होता है टू डिफरेंट और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस, जिसमें एक न्यूक्लियस बड़ा होगा और दूसरा न्यूक्लियस छोटा होगा। तो इस तरह का एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलता है, पैरामीशियम में देखने को मिलता है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एपोपाइल्स, यानी कि एपोपाइल्स किसे कहते हैं। तो आपने जब भी स्पंज पढ़ा होगा तो स्पंज गुहा में आपने देखा होगा कि एक प्रकार का छिद्र पाया जाता है, या फिर आपने देखा होगा कि स्पंज गुहा के रेडियल कैनाल में एक छिद्र होता है, जैसा कि नीचे आप फिगर में देख सकते हैं। इस छिद्र को ही हम बोलते हैं एपोपाइल्स। तो ये भी क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को भी तैयार रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि बहुरूपता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो बहुरूपता होता क्या है कि जब एक ही जीव में आपको एक से अधिक रूप देखने को मिलते हैं तो इस घटना को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और इस तरह का जो घटना है, यानी कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है, आपको देखने को मिलता है ओबेलिया में। आपने ओबेलिया पढ़ा होगा, तो ओबेलिया के केस में आपको पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। और ओबेलिया किस फाइलम का जंतु है, यह है सिलेंट्रेट का। तो आप ऐसे भी याद रखिएगा कि सिलेंट्रेटा समूह के जंतुओं में आपको पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन भी पॉलीमॉर्फिज्म से ही जुड़ा है। क्वेश्चन है विच क्लास ऑफ फाइलम सिलेंट्रेट सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। कहने का मतलब है कि संघ सिलेंट्रेटा का कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें कि आपको पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। तो इसका आंसर है हाइड्रोजोआ। तो सिलेंट्रेटा फाइलम का जो क्लास हाइड्रोजोआ है, इसमें आपको पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कैनाल सिस्टम, डिस्क्राइब ब्रीफली द कैनाल सिस्टम ऑफ साइकॉन, यानी कि नाल तंत्र किसे कहते हैं। साइकॉन में नाल तंत्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो साइकॉन का जो कैनाल सिस्टम है वो कैसा होता है, इस टॉपिक पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको वीडियो मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में ये बताऊंगा कि कैसे वाटर किस रास्ते से होकर गुजरता है और इसके अलग अलग पाथ कौन से हैं। अब आइए समझते हैं कि वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है साइकॉन का कैसे होता है, यानी कि वाटर का रूट क्या होता है। तो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट वाटर है, यानी कि बाहर से जो पानी है, यानी कि ये जो बाहर की तरफ पानी है वो अंदर की ओर किसके द्वारा जाता है, डर्मल ऑस्टिया के द्वारा। डर्मल ऑस्टिया के द्वारा ये पहुंचता है इनकरेंट कैनाल में। तो ये जो इनकरेंट कैनाल है ये दूसरा रास्ता हो जाएगा। अब इनकरेंट कैनाल से जो पानी है अब ये प्रोसोफिल्स द्वारा पहुंचता है रेडियल कैनाल में। तो रेडियल कैनाल जो है वो तीसरा रास्ता हो जाएगा। तो ये जो पोर दिख रहा है आपको, ये है प्रोसोपिल्स। तो ये जो प्रोसोपिल्स है ये क्या कर रहा है कि इनकरेंट कैनाल से पानी को ला रहा है रेडियल कैनाल की ओर। ये तो अंदर की आप तरफ जो रास्ता देख रहे हैं ये क्या है, रेडियल कैनाल है। तो अगला जो रास्ता है वो है रेडियल कैनाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडियल कैनाल है। अब रेडियल कैनाल से जो पानी है वो एक छिद्र द्वारा, जो कि छिद्र कहलाता है एपोपाइल्स, से होकर स्पॉन्जोसील में जाकर खुलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छिद्र है जो कि रेडियल कैनाल को स्पॉन्जोसील में खोल रहा है, जिसे हम बोलते हैं एपोपाइल्स। तो इस स्पॉन्जोसील से होता हुआ पानी जो है वो इंटर करता है स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से होता हुआ जो पानी है वो ऊपर की ओर एक बहुत बड़ा पोर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम से जो पानी होता है एकदम बाहर की ओर चला जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि साइकॉन में वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है पैरामीशियम में आपको कंजुगेशन के बारे में बताना है, यानी कि जो पैरामीशियम है उसमें एक रिप्रोडक्शन है जो कि है कंजुगेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कंजुगेशन की क्रियाविधि और इसके जो महत्व हैं इन दोनों के बारे में आपको समझाना है। तो पैरामीशियम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है
वो प्रायः कंजुगेशन के थ्रू होता है। तो ये जो कंजुगेशन होता है एक प्रकार से टेम्परेरी यूनियन होता है, यानी कि दो अलग अलग टाइप के पैरामीशियम आपस में कुछ समय के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं और जो माइक्रो न्यूक्लियर मटेरियल है, यानी कि जो छोटा वाला न्यूक्लियस है, उसके जो जेनेटिक मटेरियल है उनका एक्सचेंज करते हैं। और जब न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज होता है जल्द ही ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि पैरामीशियम में बाइनरी फिशन जो होता है वो सबसे अधिक होता है, परंतु बाइनरी फिशन कुछ लिमिटेड समय के लिए होता है। तो जब तक पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि कंजुगेशन नहीं होता तो आगे आने वाले दिनों में उनमें बाइनरी फिशन देखने को नहीं मिलता। तो बाइनरी फिशन होने के लिए पैरामीशियम में कंजुगेशन होना ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कि पैरामीशियम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि कंजुगेशन से होता है वह किन प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है इट डिफर्स स्लाइटली इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम, द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू पैरामीशियम काउडाटम। कहने का मतलब यह है कि इसमें दो डिफरेंट स्पीसीज पैरामीशियम के एक दूसरे के पास आते हैं जिन्हें हम टू पैरामीशियम या फिर प्री कंजुगेट्स कहते हैं, जो कि एक दूसरे से ओरल ग्रोव के किनारे से मिलते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं ए वाले में कि दो डिफरेंट टाइप के पैरामीशियम आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं जिनमें कि डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है और ये एक दूसरे से ओरल ग्रोव के साइड से मिलते हैं। अब इसके बाद आप बी वाला देख सकते हैं जिसमें कि लिखा हुआ है मियोसिस ऑफ माइक्रोन्यूक्लियाई, यानी कि जो इनमें जो छोटा वाला केंद्रक होता है उसमें मियोसिस होता है जिससे कि 4 हैप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जब माइक्रोन्यूक्लियाई में मियोसिस होता है तो मैक्रोन्यूक्लियाई का क्या होता है, यानी कि बड़े वाले केंद्रक का क्या होता है। तो जो मैक्रोन्यूक्लियस होते हैं वह छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं और बाद में जाकर साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वहीं 4 माइक्रोन्यूक्लियाई की बात करें जो कि डिवाइड हुए हैं, तो जो 4 माइक्रोन्यूक्लियाई हैं उसमें से जो 3 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं और केवल एक जो माइक्रोन्यूक्लियाई है वही बचता है। तो सी वाले फिगर में आप देख सकते हैं दो अलग अलग पैरामीशियम में जो 4 माइक्रोन्यूक्लियाई थे, उन 4 माइक्रोन्यूक्लियाई में से 3 जो है वो डिसअपियर हो गए, केवल एक सिंगल माइक्रोन्यूक्लियाई बचा हुआ है। अब डी में क्या होता है, अब डी में देखेंगे कि जो सिंगल माइक्रोन्यूक्लियाई बचा है अब उसमें डिवीज़न होगा। कौन सा डिवीज़न होगा, माइटोसिस। अब जब माइटोसिस डिवीज़न होगा तो एक माइक्रोन्यूक्लियाई से बन जाएंगे 2 माइक्रोन्यूक्लियाई, जैसा कि आप ई वाले फिगर में देख सकते हैं। तो ये जो 2 न्यूक्लियाई बनते हैं माइटोसिस से, वो जो दोनों होते हैं वो अनइक्वल डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रो न्यूक्लियाई या फिर गैमिट न्यूक्लियाई। अब होता क्या है कि जो 2 बने हुए गैमिट न्यूक्लियाई वो अनइक्वल साइज़ के होते हैं, ठीक है। अब जो अनइक्वल साइज़ के होने की वजह से जो स्मॉलर होता है वह मेल प्रो न्यूक्लियाई कहलाता है और जो साइज़ में बड़ा होता है वो स्टेशनरी फीमेल प्रो न्यूक्लियाई कहलाता है। तो मेल न्यूक्लियाई को हम मेल माइग्रेटरी प्रो न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि रीज़न इसका ये है कि ये जो होता है ये मोटाइल होता है, जबकि जो फीमेल प्रो न्यूक्लियाई है वो नॉन मोटाइल होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फीमेल प्रो न्यूक्लियाई। तो नीचे आप ई वाले फिगर में देख सकते हैं कि कैसे 2 माइक्रोन्यूक्लियाई में से एक माइक्रोन्यूक्लियाई एक दूसरे से एक्सचेंज होता है, यानी कि एक पैरामीशियम का जो मेल माइग्रेटरी प्रो न्यूक्लियाई है वो दूसरे में चला जाता है और जो दूसरे का होता है वो पहले वाले में चला जाता है। अब इस तरह से होता क्या है कि एक पैरामीशियम का जो मेल होता है वो दूसरे पैरामीशियम के फीमेल के साथ, और जो दूसरे वाले का मेल गैमिट होता है वो पहले वाले के फीमेल न्यूक्लियाई के साथ जाकर फ्यूज़ करता है, और जब ये फ्यूज़न होता है उसी को हम बोलते हैं सिनगैमी। तो यहाँ पर फ्यूज़न हुआ, तो आप देख सकते हैं एफ़ वाले में कैसे फ्यूज़न होता है, 2 अलग अलग कलर से दिखाया गया है, एक ग्रीन से एक रेड से, यानी कि मेल जो है वो ग्रीन से दिखाया गया और फीमेल जो है वो रेड से। तो इस तरह से मेटिंग होता है जिसको हम बोलते हैं सिनगैमी। तो आप जी वाले में देख सकते हैं लिखा है द 2 माइक्रोन्यूक्लियाई
फ्यूज। क्योंकि आपने देखा था कि ऊपर की ओर जो ये न्यूक्लियाई बने थे ये मियोसिस से बने थे, इसलिए इसमें हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम था। अब हैप्लॉयड दो माइक्रो न्यूक्लियाई आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, डिप्लॉयड। अब ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई है इसमें 3 बार माइटोसिस डिवीज़न होगा, जिससे कि 8 माइक्रो न्यूक्लियाई बनेंगे, जैसा कि आप H वाले फिगर में देख सकते हैं। तो जैसे डिप्लॉयड है तो पहली बार माइटोसिस हुआ तो 1 से 2, दूसरी बार हुआ तो 2 से 4 और तीसरी बार हुआ तो 4 से 8। तो इस तरह से 3 बार जब माइटोसिस डिवीज़न होता है तो कुल 8 न्यू माइक्रो न्यूक्लियाई बनते हैं। अब इन 8 में से 4 जो माइक्रो न्यूक्लियाई होते हैं वो 4 मैक्रो न्यूक्लियाई में बदल जाते हैं, यानी कि 4 नए बड़े वाले न्यूक्लियस बनते हैं। अब बात आती है कि जो पुराना वाला माइक्रो न्यूक्लियस था वो क्या हुआ, तो जो पुराना वाला यानी कि जो ओरिजिनल माइक्रो न्यूक्लियस था वो डिसअपीयर हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो आई वाले फिगर में आप देख सकते हैं लिखा है 4 माइक्रो न्यूक्लियाई बिकम मैक्रो न्यूक्लियाई, और ऊपर की ओर देख सकते हैं लिखा हुआ है द ओरिजिनल मैक्रो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट, यानी कि उसका जो खुद का पुराना वाला माइक्रो न्यूक्लियस था वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो पैरामीशियम के अंदर 4 माइक्रो न्यूक्लियाई और 4 मैक्रो न्यूक्लियाई हैं, यानी कि 8 में से 4 मैक्रो न्यूक्लियस में बदल गए और जो 4 पहले थे वो ऑलरेडी माइक्रो न्यूक्लियस थे। अब होगा क्या कि इस पैरामीशियम में होगा बाइनरी फिशन, यानी कि 2 बार बाइनरी फिशन होगा। तो एक बाइनरी फिशन में 2 पैरामीशियम बनते हैं, तो जब 2 बार बाइनरी फिशन होगा तो 2 से कितने हो जाएंगे, 4। तो आप जे वाले फिगर में देख सकते हैं कि 4 नए पैरामीशियम बने। अब चूंकि पैरामीशियम में 4 माइक्रो और 4 मैक्रो न्यूक्लियस थे तो चारों नए पैरामीशियम में एक एक माइक्रो और एक एक मैक्रो न्यूक्लियस चले जाते हैं और इस तरह से 4 नए पैरामीशियम का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं जे के ऊपर जो फिगर है उसमें आपको पैरामीशियम के अंदर माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियाई दिखाई देंगे और एक नया पैरामीशियम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पीछे मैंने जो भी बातें बताई थी वो लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि मेल जो होता है वो मेल माइग्रेटरी प्रोन्यूक्लियस कहलाता है, क्योंकि वो माइग्रेट करता है एक स्थान से दूसरे, यानी कि एक पैरामीशियम से दूसरे पैरामीशियम में जाता है। जबकि जो फीमेल वाला प्रोन्यूक्लियस था वो माइग्रेट नहीं होता, वो उसी में रह जाता है, इसलिए उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब दोनों पैरामीशियम के जो मेल माइग्रेटरी प्रोन्यूक्लियस हैं वो एक्सचेंज होते हैं और जाकर फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ जुड़ जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट न्यूक्लियस का, जिसे हम सिनकैरियन भी कहते हैं। तो ये जो जाइगोट न्यूक्लियस होता है ये हो जाता है डिप्लॉयड। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो जाइगोट बना है इसमें 2 डिफरेंट स्पीसीज़ के या 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई आपस में जुड़ते हैं और इस वजह से हम बोलते हैं एम्फी मिक्सिस। और ये जो जाइगोट का न्यूक्लियस है इसे बोला जाता है एम्फी न्यूक्लियस। तो जब 2 पैरामीशियम आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने के 12 से 48 घंटे बाद ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जब ये अलग होते हैं तो इसे हम बोलते हैं एक्सोकंजुगेट्स। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो एक एक्सोकंजुगेट है यानी कि जिसके अंदर जाइगोट बना है, जाइगोट तो दोनों में बनेगा। अब जाइगोट बनने के बाद उसमें 3 टाइम डिवीज़न होता है, 3 रैपिड डिवीज़न होता है, जिससे कि 8 न्यूक्लियाई बनते हैं। 8 में से 4 जो होते हैं वो माइक्रो न्यूक्लियाई में बदल जाते हैं और 4 मैक्रो न्यूक्लियाई में बदल जाते हैं। अब इसके बाद होता क्या है कि ये जो एक्सोन्यूक्लिएट है यानी कि ये जो पैरामीशियम है इसमें 2 बार बाइनरी फिशन होता है, जिसके थ्रू 4 नए पैरामीशियम बनते हैं और चारों में एक एक माइक्रो न्यूक्लियाई और एक एक मैक्रो न्यूक्लियाई चला जाता है और इस प्रकार से बन जाता है नया 4 पैरामीशियम। तो इस तरह से पैरामीशियम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि आपके जूलॉजी फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट पर आधारित था। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और यदि आप सभी क्वेश्चन को डिटेल में जानना चाहते हैं तो हर एक टॉपिक पर वीडियो हमारे चैनल में मिलेंगे। बस आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में हर एक यूनिट के वीडियो हैं। हर एक यूनिट में आपको जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। तो आप
यदि चाहते हैं कि मैं और भी यूनिट के वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस यूनिट से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बता सकूं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।